स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करें? जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। किसी के बोलने पे, टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एफएनओ में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। शेयर्स या म्यूचुअल फंड? इट्स लाइक अ गुड ईएमआई। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे कितना भरोसा करना चाहिए? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होता क्या है? टेलीग्राम पे टिप्स बहुत मिलती हैं। टेलीग्राम एज अ फोरम तो लीस्ट ट्रस्टेबल है। डिफेंस और एनर्जी में से आप कौन से स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, यही मैं अभी आपको कुछ टाइम पहले बोल रहा था। नो डाउट डिफेंस इज अ वेरी आज के टाइम में हर कोई पैसा अपना डबल करना चाहता है, चाहे आसानी से हो या फिर चाहे मेहनत करके। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा डबल करने के लिए स्टॉक मार्केट की ओर जल्दी से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा तो डबल हो जाता है लेकिन वो रिस्क उठाने पड़ते हैं, शायद उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इसलिए आज हम मालामाल वीकली के इस एपिसोड में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। किस तरीके से हम पैसा लगाएं, कैसे पैसा लगाएं, कब पैसा लगाना स्टार्ट करें, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे सना सिक्योरिटीज के सीईओ मिस्टर रजत शर्मा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करें? देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोई ऐसी एज नहीं होती। आपको 18 साल का होना चाहिए सो दैट आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकें या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकें। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट करके रखेंगे। आई थिंक काफ़ी इस पे स्टडीज़ हैं। अगर कोई आदमी 50 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 3 लाख रुपया महीना भी इन्वेस्ट करता है, जो आदमी 18 साल की उम्र से सिर्फ 10,000 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको बीट कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज कंपाउंडिंग की सबसे अच्छी ब्यूटी है, सबसे अमेजिंग ब्यूटी है, 8वें 9वें साल के बाद वो बहुत तेज कंपाउंड होने लग जाती है। तो आप छोटा शुरू करें अमाउंट, कम शुरू करें अमाउंट, पर जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। मैं तो इनकरेज करता हूँ जो कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, जिनकी अपनी कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, जिनको शायद पॉकेट मनी ही कोई क्यों ना मिल रहा, उसमें से भी अगर वो 500-500 रुपये, 1,000 रुपये करें। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट। इट्स नॉट अबाउट, ये बिल्कुल एक आदत की तरह है। और जितनी जल्दी इस आदत को डेवलप कर लिया जाए कि अगर मेरे पास 5,000, 10,000 रुपया महीने का, 15,000 रुपया मुझे मिल रहा है, उसमें से 500 या 1,000 रुपया तो मैं इन्वेस्ट करके छोड़ूंगा। एक वो आदत जिनको जल्दी बन जाए, उन्हीं की आदत आगे चल के वो बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो लोग वेट करते रहते हैं कि जब मेरे पास बड़ा पैसा होगा, 20-25 लाख, 10-15 लाख, 5-7 लाख, तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, वो लोग इतना रिटर्न नहीं कमा पाते। इवन नॉट जस्ट इन परसेंटेज टर्म, इवन ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो उन लोगों से जो मैंने अपने 25 साल के फाइनेंशियल एडवाइजरी करियर में देखा है, उन लोगों से जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है, थोड़ा करें उतना अच्छा है। बिकॉज इनिशियल ईयर्स में, शुरू के सालों में, इन्वेस्टिंग से रिटर्न क्या बन रहा है, पैसा कितना बन रहा है, वो देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। आपने आज शुरू किया तो आपको 12 महीने बाद ये नहीं देखना कि मेरा पैसा प्रॉफिट के साथ कितना बना है। आपको ये देखना है कि 12 महीने में अगर मैं हर महीने 10,000 रुपया कर रहा था, तो मैं 1,20,000 रुपया कर चुका हूँ कि इन्वेस्ट या नहीं। हर महीने वो बैंक में देखना, आज 10 हो गया, आज 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। वो 40 का हो सकता है 46 हो, या हो सकता है 34 हो, वो ज़रूरी नहीं है। इट्स अ हैबिट, आपको आदत डालने की बात है। हर महीने 10-10-10-10 करके आप डालते जाएं, तो जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। पैसा डालने से पहले क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैसा डालने से पहले सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पैसा आप डाल रहे हैं मार्केट में, चाहे मार्केट में हो, चाहे बॉन्ड्स में ही क्यों ना हो, वो पैसा होना चाहिए जिसकी आपको कम से कम भी नहीं तो 4-5 साल तक ज़रूरत नहीं है, जिसको आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अगेन, टू गिव टाइम टू मनी इन द मार्केट, पैसे को बाजार में बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि साल भर बाद क्या हो सकता है, वो पैसा आपका डबल हो सकता है, आधा हो सकता है, ये तो कोई नहीं जानता। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें 5-7 साल का होराइजन, तो वो जिस रेट पे सेंसेक्स निफ्टी ग्रो करते हैं, उससे करीब 2-3% ऊपर आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अच्छे फंड्स में करें तो आप 12-13% तो कर ही सकते हैं उसमें ऑन अ एनुअलाइज्ड बेसिस। तो सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि जो आप पैसा कमिट कर रहे हैं, आपको वो वापस नहीं चाहिए होगा 4-5 साल के लिए। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को जब मिलता हूँ और असेस करता हूँ, मैं सबसे पहले उनको यही देखता हूँ कि ये जो पैसा डालने वाले हैं, चाहे इसका अमाउंट कम कर लें, पर उतना ही डालें, ओवर कमिट ना करें। उतना ही डालें जिसकी ज़रूरत नहीं है कुछ टाइम तक।
बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट तेज जा रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये भी यहाँ से बेच के मार्केट में डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ, फिर मार्केट गिरती है तो उन्हें लगता है कि अगर अब इसकी तो ज़रूरत ही है तो किसी को पे बैक करना है या ये कहीं पे देना है, तो वो एक प्रॉब्लम है। न्यू इन्वेस्टर अगर मार्केट में है तो उनसे कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो हो सकती हैं? सबसे पहले गलती तो यही जो मैंने बताया, ओवर कमिटमेंट। बिकॉज नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, एक चीज़ होती है बिगिनर्स लक। तो उसमें उन्होंने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 2 दिन में ही बढ़ के 11,000 रुपये हो गए, जो कि मार्केट में बहुत पॉसिबल है होना, तो वो बहुत ओवर कमिट कर देते हैं। मार्केट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड गेम। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं स्टॉक्स वगैरह में, तो आप एक अमाउंट सर्टेन इतना रखिए कि वो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या स्टॉक मार्केट में डालता हूँ हर महीने की 4 तारीख को, वो फिक्स्ड है। उसके सिवाय मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा। तो सबसे पहले ओवर कमिट बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, टिप्स पे या किसी के कहने पे या कहीं से वेबसाइट पे पढ़ के या कोई आपको बोले कि मेरे को पूरी पक्की खबर है, इनसाइडर ट्रेडिंग है जो कि इलीगल है, कंपनी की मैनेजमेंट में किसी को जानता हूँ, इसमें इतना पैसा लगा दो, वो सुन के पैसा लगा देना बिल्कुल गलत है। नॉट ओनली 90% केसेस में आपका पैसा खराब होगा, और अगर बन भी गया तो इलीगल था, तो करना नहीं चाहिए। आजकल एक ये, जब मार्केट बहुत तेज जा रही होती है तो एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत लोग बताने आ जाते हैं कि इसमें करो, मेरे को पूरी खबर हुँ। है। खबर पे बाजार नहीं चलता। स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं उनको आपको बिल्कुल फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में देख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आजकल बहुत आसान हो गया है किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी की कीमत देखना। प्राइस की कीमत नहीं, वैल्यूएशन की कीमत, कि उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल नंबर उसके हिस्टोरिक नंबर से ऊपर है कि नीचे है। थोड़ी सी अगर रिसर्च की जाए, अपने आप को एजुकेट किया जाए, तो काफ़ी हद तक की चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ सकती हैं। रीड अ गुड बुक बिफोर इन्वेस्टिंग। डोंट जंप इनटू द मार्केट, बिना सोचे समझे एकदम मार्केट में कूद जाएं। और कोई भी स्टॉक्स जो बहुत तेज चल रहे हैं, खराब उन्हीं स्टॉक्स में होता है पैसा जो एक दिन में 20% ऊपर, एक दिन में 20% नीचे, बिकॉज लगभग वो स्टॉक्स फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं चल रहे। तो यही 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी के बोलने पे, टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर कमिट मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए। लेवरेज पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सबसे, मैंने आज तक कभी एफएनओ में अकाउंट ही नहीं खुलवाया। हुँ। और मुझे कितने साल हो गए करते करते। एफएनओ में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। सेबी खुद डिस्क्लोजर देती है, 90% ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लूज मनी। तो 10 में से 9 लोगों का पैसा, ये रिसर्च है इस पे पूरा, जो 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 90, 10 में से 9 लोगों का पैसा एफएनओ में खराब होता है। बिकॉज एफएनओ में आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो। आपने पैसा लिया, 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मार्जिन लिया, उसको 10 लाख बनाया और उसका आपने पोजीशन लिया जो हर महीने के एंड पे कटेगा। अब चाहे वो ऊपर है कि नीचे, हुँ। आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। तो कैश मार्केट जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल मार्केट, कि आप जो खरीद रहे हो उसको खरीद के अपने डीमैट में रख लो, कि अब अगर आप उसको 10 साल तक नहीं बेचते तो आप लेके रख सकते हो। ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। शेयर्स या म्यूचुअल फंड कौन-सा बेस्ट होता है? सी, मेरे को जब भी ये सवाल पूछा गया, मैं इसमें बोलता हूँ दोनों क्यों नहीं ट्राई कर सकते आप। हुँ। आप खासकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत मार्केट में ध्यान दे सकते हैं और बहुत डिसिप्लिन है, उनके लिए शेयर्स शायद बेटर हों। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब नया कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूरत ही नहीं। आप दोनों कीजिए। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप 500 रुपये म्यूचुअल फंड में डालिए, 500 से आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। देखो आप अगले 2-3 साल तक क्या परफॉर्मेंस आता है। आई टेल यू, स्टॉक्स जो होते हैं, दे आर वेरी लिक्विड। सो उसकी कीमत रोज रोज नजर आती है तो लोग उसमें ट्रेड ज्यादा कर देते हैं। ऐसी टेंडेंसी लोगों की बन ही जाती है। हुँ। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स की भी बन जाती है। ये भी एक स्टडी है, देखा गया कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स को पकड़ के रखते हैं और काफी लंबे टाइम तक पकड़ के रखते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा ज्यादा बनता है। स्टॉक्स में अक्सर ये देखा गया है, लोग खरीदते हैं, वो 10 दिन में करीब 5-7% ऊपर हो जाता है तो उसको बेच देते हैं। फिर वो रियलाइज करते हैं अगले 1 साल में वो डबल हो गया। वो पहले ही बेच चुके होते हैं। और उल्टा जो उनके लॉस मेकिंग स्टॉक्स होते हैं, जिनमें उनका जहां खरीदा वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए का है तो 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसको वो पकड़ के रखते हैं उस दिन तक जब तक ये वापस 100 का नहीं हो जाता। बिकॉज उनके दिमाग में होता है कि मैंने जहां से खरीदा था उसके तो ऊपर ही बेचूंगा। तो करते करते उनके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कूड़ा रह जाता है। अच्छे हुँ। स्टॉक्स वो सारे बेच लेते हैं और सारे खराब स्टॉक्स रह जाते हैं। ये टेंडेंसी समझ में आती है 4-5 साल करने के बाद। करना होता है उल्टा। अगर आपने 100 रुपए के 5 स्टॉक खरीदे और उनमें से दो 120-125 के हो गए और एक 100 पे ही और दो नीचे हो गए, तो जो नीचे हो गए गिर गए,
लगभग ज़्यादा केसेस में वही खराब होंगे, उनको बेच के वापस वो स्टॉक्स खरीदो जो ज़्यादा चल रहे हैं और लंबे हम्म। टाइम के लिए खरीद के रखो 5-7 साल के लिए। लोग करते हैं उल्टा, बट वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अ पर्सन वुड नेवर सेल समथिंग जो उसकी कीमत के नीचे है। ये एक ह्यूमन इमोशन आप कह सकते हैं कि आप यंग लोगों की बात कर रहे थे तो मैंने काफ़ी देखा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है वो इसलिए नहीं करता कि आई वुडंट डू इट, बहुत मैंने इमोशन, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ट्राइंग टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। करना चाहिए, जितनी जल्दी खत्म कर दो उतना अच्छा है, यू विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट। सो वही स्टॉक मार्केट का भी एक लॉजिक है, अगर कोई भी स्टॉक है, कोई भी है जो गिर रहा है, आप उसकी वेट करते रहे कब वापस चलेगा, उससे अच्छा उसको बेच के किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो। दोनों फंक्शन कैसे करते हैं, शेयर्स और म्यूचुअल फंड, इनकी फंक्शनिंग क्या है? सी म्यूचुअल फंड एक सीजन्ड फंड मैनेजर आपके लिए डिसाइड कर रहा है। म्यूचुअल हम्म। फंड में काफ़ी लोगों का पैसा पूल किया हुआ है और एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे डिसाइड कर रहा है कौन से शेयर्स मेरे को लेके रखने हैं। डाइवर्सिफाइड एक बास्केट ऑफ ओके। स्टॉक्स है जिसमें वो इन्वेस्ट करके रख रहा है। तो आपके सिर्फ कंट्रोल में ये है कि मैं हर महीने इतना पैसा डालता रहूं, हम्म। डिसिप्लिन से डालता रहूं, किन फंड्स में डालता रहूं आपने वो डिसाइड किया हुआ है। उन फंड्स के अंदर कौन से शेयर वो खरीदेगा, कौन से रखेगा, वो फंड मैनेजर का काम है, जो कि एक्सपर्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जिसको सबसे बड़ी चीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। उसको बिल्कुल मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कौन सा स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा, अगर उसको अभी भी लगता है यहाँ से ये और तेज़ी से बढ़ सकता है, वो उसको रखेगा, आप शायद बेच दोगे। और कौन सा स्टॉक गिर गया है लेकिन फिर भी उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। आई एम अ फंड मैनेजर माई सेल्फ, सो जब भी कोई क्लाइंट मेरे को अपना पोर्टफोलियो देता है तो वो मेरे को बोलता है मेरे पास ये 15 स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड में भी 15 ही स्टॉक्स होते हैं। हम्म। तो क्लाइंट मुझे बोलता है कि इसमें से कौन से रखूं, कौन से बेचूं। तो कई बार क्या होता है कि मैं स्टॉक प्राइस किस पे खरीदा था वो देखता ही नहीं हूँ। तो उसने मुझे, क्लाइंट ने कई बार, एक दो क्लाइंट से बोला कि हमने आपको इसकी परचेज प्राइस नहीं बताई थी, आपने बेचने को हमें कह दिया, तो हमने नीचे लिया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे देखना भी नहीं है आपने कहाँ लिया हुआ है, मुझे ये देखना है कि ये स्टॉक है, ये इतनी क्वांटिटी में, आज इसकी प्राइस ये है, इस कीमत पे ये स्टॉक आज रखना चाहिए कि नहीं। आपने किससे लिया हुआ उससे बाजार में भाव नहीं बदल जाएगा। हम्म। सो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर रहा है, वो सीजनड है, ट्रेंड है, वो उसका मैनेज करने का 1 से 1.5% साल का आपसे कमीशन लेता है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, दे देना चाहिए। अगेन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, आप दोनों करो, 3-4 साल, 2-3 साल करके देखो कहाँ आपका रिटर्न ज्यादा बन रहा है। हम्म। 1 साल, 6 महीने, 2 साल में मत देखो, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि आप उसको बीट कर लो और आपको लगने लगे कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा फंड मैनेजर हूँ। गिव इट, आप देखो मार्केट में कौन से फंड ऐसे हैं जो पिछले 10-15 साल से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू करो, थोड़ा खुद मैनेज करना शुरू करो, खासकर जब आप यंग हो, अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे कि कहाँ करना है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा ऑप्शन है? सबसे अच्छा ऑप्शन SIP इज लाइक ब्रिलियंट ब्रिलियंट टूल, बिकॉज जो सेविंग्स का मैं हैबिट कह रहा हूँ, जब लोग खुद इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हर महीने की 4 तारीख को मैं डाल दूंगा, तो 4 का 5, 5 का 10 कर देते हैं। जब आपने SIP सेट किया हुआ है, इट्स लाइक अ गुड EMI। हम्म। आपने गाड़ी खरीदी, उसकी EMI कटती है, वैसे ही SIP भी हर महीने की 7 तारीख को आपको पता है कटेगी, बट इट्स अ गुड EMI कि अगर वो नहीं कटी तो कोई बैंक आपके घर से पैसा मांगने वाला नहीं आने हम्म। वाला। लेकिन आपके दिमाग में एक है तो आप 7 तारीख को बैलेंस मेंटेन करके रखते हो, और आपको पता है ये अगले 10 साल में वही 12-14% एनुअलाइज्ड बेसिस पे जो भी पैसा अक्यूमुलेट हो रहा है वो बढ़ जाएगा। तो SIP इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। आजकल मैं देखता हूँ मार्केट क्योंकि थोड़ी रेंज बाउंड है, थोड़ी गिर रही है, जहाँ पे थी साल, 1.5 साल, 2 साल में वहीं पे है, तो काफ़ी लोग SIP बंद कर रहे हैं। करना ये चाहिए कि SIP को डबल कर देना चाहिए। उसका रीज़न है, अगर आपको कभी भी लगे कि मार्केट गिरने वाली है या गिर जाएगी, वैसे तो कभी ये लगे तो उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो नहीं चेंज करना चाहिए, बिकॉज कोविड के टाइम सबको लगा था खत्म हो जाएगी, वहां से 2 साल में आई थिंक 2.5 गुना बढ़ गई थी। हम्म। और ये होता ही है, ऐसा ही होता है, जब भी आदमी को लगे, किसी को लगे कि हाँ ये काफ़ी ख़राब होगी अगले 2-3 साल में, तो वो ज़्यादा अच्छी करेगी। आज लोगों को लग रहा है सब कुछ नेगेटिव है, पीक हो गया, यहाँ से गिरेगी, चांसेस आर 2026 के एंड तक यहाँ से बहुत ऊपर हो जाए। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है नीचे भी हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता ही है। लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि मार्केट बहुत गिरेगी, तो SIP नहीं बंद करनी चाहिए, अपना लमसम इन्वेस्टमेंट जो है उसको बेच के किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल दो और वहां से STP सेटअप कर लो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। SIPs आपके हर महीने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया कट रहा है, STPs कि आपने किसी फिक्स्ड इनकम के फंड में डाला है,
वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो रहा है। इट्स लाइक एन SIP, ओके। बट वो बैंक से ना कट के एक फिक्स्ड इनकम फंड में से कट रही है। तो आप जो, अगर आपको गिरेगी लग रहा है, तो आप जो प्रॉफिट बनाए उसको थोड़ा सा निकाल के रखो अलग से, हम्म। और उसमें से SIP का अमाउंट डबल कर दो। 10,000 की है तो 20 की करती है। लोग करते हैं उल्टा, SIP बंद कर दी और जो पड़ा है वो पड़ा रहने देते हैं। करना चाहिए ये उल्टा, बट ये धीरे धीरे समझ में आती है। किसी एडवाइजर के साथ काम कीजिए, वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल काफ़ी मैं देखता हूँ लोगों को म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, अगर मैं इनका डिफरेंस समझाऊँ, डायरेक्ट में थोड़ा सा कमीशन कम होता है रेगुलर से, बट ओवर द ईयर्स हो क्या गया है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने डायरेक्ट प्लान्स के रेट बढ़ाए हैं, रेगुलर के कम किए हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा आपको रेगुलर प्लान ही बेचेगा, विच इज़ ओके, आपको करना चाहिए टू स्टार्ट विद। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनसे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। कब से स्टार्ट कर सकते हैं SIP और कब तक करनी चाहिए? कब से आपका मतलब है किस उम्र से कर हाँ सकते जी। हैं? नो, एज आई सेड, 18 साल की उम्र में जब आप एलिजिबल हो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, आप उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गार्डियन चाहिए होगा। हम्म। बट जब भी आप करो तब से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कब तक करनी चाहिए? आई थिंक SIP इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। कभी आपको बंद करनी हो तो आप कर दीजिए, बट SIP इज, यू शुड गेट इन टू इट थिंकिंग कि अगले 5-7 साल तो मैं करूंगा ही, बट उसको करते रहो ईयर ऑन ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपके पास पैसा इतना हो जाता है कि आपको, क्योंकि SIP अगर आप जल्दी शुरू कर दोगे तो आपके लाइफ लॉन्ग जो एक्सपेंसेस होंगे उनको फंड करने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो कभी बेचना ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज आजकल 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है पोर्टफोलियो को बेचने के लिए। लोग क्या करते हैं, उसी पोर्टफोलियो के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, उस पर 7.5-8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ते रहता है और वो लोन सर्विस करते रहते हैं। उल्टा 12.5% टैक्स नहीं देना पड़ रहा, 7.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में से पूरा, उसका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो इनकम में से पूरा एक्सपेंस हो जाता है, तो टैक्स के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा है। तो आप जल्दी शुरू करो और करते रहो। करने के 10-15 साल बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा दैट वर्क, डू इट अंटिल यू डोंट हैव टू वर्क। तब तक करना चाहिए जब तक इतना कॉर्पस हो जाए कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे कितना भरोसा करना चाहिए? सी, मुझे तो पहले ये टर्म ही नहीं समझ में आती कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होता क्या है। आजकल बिकॉज टेलीविजन इज डाइंग एंड यूट्यूब एज अ मीडियम इज बिकमिंग, काफ़ी लोग हम भी शायद ये यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करें, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे, मैं भी उस पर रिकॉर्ड करता हूँ और बोलता हूँ। और आजकल काफ़ी लोगों ने अपने अपने चैनल शुरू कर दिए। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा आपको रजिस्टर्ड एडवाइजर्स पे भरोसा करना चाहिए। आई एम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और मेरे जैसे बहुत हैं जो रजिस्टर्ड हैं। सो अगर हम कुछ गलत बोलें या कुछ गलत करें और कोई कंप्लेन करे, तो सेबी कैन गो आफ्टर अस। सेबी के पास हम एक डिपॉजिट भी रखते हैं अपना अमाउंट का, तो हम कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी चीज़ नहीं फ्लोट कर सकते जिसपे इट कैन कम बैक टू अस, कि हमको कोई बोले कि ये आपने कैसे बोल दिया। या बट आजकल काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासकर दो फोरम्स जो मैं देखता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा लीस्ट फेथ आप कह लीजिए, एक इंस्टाग्राम है और एक वो फेसबुक पे जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मैं देखता हूँ काफ़ी चीज़ें गलत बोली जा रही हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। आई थिंक एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका जनसत्ता है, इनको आप लोगों को भी इसमें सेबी के साथ मिलके काम करना चाहिए टू प्रमोट। सेबी ने आजकल काफ़ी किया है कि किसी को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप देखो कि आप वैलिड हैंडल पे पेमेंट कर रहे हो। उसका जो अगर एडवाइज़र है तो उसका हैंडल होगा rajat.ia@valid, ICICI, या जो भी ऐसा एक वैलिड हैंडल होगा। कोई अगर आपसे टिप्स के लिए चार्ज कर रहा है वगैरह, तो अगर वो वैलिड हैंडल नहीं है तो बिल्कुल नहीं देने की ज़रूरत, क्योंकि जिसका वैलिड हैंडल होगा वो टिप्स देगा ही नहीं, वो सेबी के परव्यू के अंडर है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, उनका नेचुरली एक हिडन मोटिव है। अगर वो कोई ऐसी कंपनी बता रहे हैं जो बहुत ही छोटी माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है, तो यूजुअली क्या होगा कि जो उसका रजिस्ट्रार है या जो उसका बैकएंड देख रहा है, उसको पता होगा कि आज इन्होंने ये अगर रेकमेंड की है तो आज जितने लोग ये शेयर खरीदेंगे उसमें से 5% मैं इसको दूंगा। बड़े आराम से वो ट्रैक हो जाता है कौन कौन खरीद रहा है, कौन कौन, जिसको पंप एंड डंप भी बोलते हैं, कि इन्फ्लुएंस किया लोगों को, धीरे धीरे 200-300 शेयर्स खरीदवाए, फिर ऊपर की कीमत पे अपने ही शेयर सारे बेच दिए। ये सब बहुत कॉमन है मार्केट में और आज भी है। सेबी इसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, हम भी काफ़ी इस पर बोलने की कोशिश करते हैं, बट गलेबल होते हैं यंग इन्वेस्टर्स। सो इन्फ्लुएंसर्स
पे भरोसा करने से ज़्यादा आप रजिस्टर्ड एडवाइजर्स पे भरोसा कीजिए। देखिए कि जो आदमी बोल रहा है वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। टेलीग्राम पे टिप्स बहुत मिलती हैं, कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और इनसाइडर टिप्स देते हैं मार्केट के बारे में, तो वो कितने ट्रस्टेबल हैं? वो एक्चुअली टेलीग्राम एज अ फोरम तो लीस्ट ट्रस्टेबल है। तो अगर टेलीग्राम पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे बहुत से रजिस्टर्ड एडवाइजर्स अपना चैनल बनाएंगे ही नहीं। अगर मैं आपको एक बहुत फनी स्टोरी इफ आई में, मुझे मेरी ही कंपनी के टेलीग्राम चैनल से मैसेज आया था कि हाँ, सना सिक्योरिटीज रजत शर्मा का ही टिप आया था कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए और इतने में खरीदना चाहिए। तो फिर मैंने उस चैनल को ज्वाइन किया, मैंने देखा उसके अंदर कोई 255 के करीब सब्सक्राइबर्स थे एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। मेरी कंपनी का लोगो था, लीफ था, वो बनाया हुआ था किसी ने चैनल। और मुझे ये भी नहीं पता था मैं उसको रिपोर्ट कहाँ कर सकता हूँ, वेयर कैन आई। सिमिलरली ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मैं कई बार देख चुका हूँ मेरे ही चैनल के जैसे एक और चैनल बना हुआ है रजत शर्मा, पर उसके हैंडल का नाम अलग है। तो यू हैव टू बी केयरफुल दीज डेज, सिर्फ एक तो आप रजिस्टर्ड एडवाइस को देखिए, दूसरा देखिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ये वो आदमी है भी कि नहीं, ये उसका टेलीग्राम का चैनल है भी कि नहीं। टेलीग्राम पे मोस्टली आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए बिकॉज टेलीग्राम इज सो इनक्रिप्टेड दैट काफ़ी सारे लोग वो चैनल बनाते हैं 15-20 दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए, साल भर के लिए भी, जितने भी टाइम के लिए, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टेलीग्राम पे कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर अपना चैनल बनाएगा और आपको कभी नहीं पता लगेगा कि ये उसी का चैनल है कि नहीं। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड टेलीग्राम एंड वट एवर, बिकॉज काफ़ी लोगों को शायद करना ही इसलिए होता है, उनको लगता है बड़ा रिलायबल पंप एंड डंप स्कीम है, बहुत ही रिलायबली ऑपरेट करते हैं मार्केट को। सो काफ़ी बार ऑपरेटर भी यही कह के उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि हम तो ऑपरेटर हैं, हमें सब पता है। अगर उन्हें सब पता होता चार्ज तो भी करते हैं फिर 5,000 हाँ, अगर 6,000। उन्हें सब पता होता तो वहां पे आके आपको ना बता रहे होते। अच्छा, यूट्यूब पे भी शेयर मार्केट का जो टाइम होता है ना, 9 से 3:30 बजे तक मार्केट का जो टाइम होता है, वहाँ पर भी लाइव चलते हैं और लोग उस पे लाइव जुड़ते हैं और फिर वहाँ से जो भी वो टिप्स देते हैं उससे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये कितना सेफ है? दैट्स व्हाट आई सेड। अगर आप किसी चैनल को देख के सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इंफॉर्मेशन भी ले रहे हो, तो जस्ट सी कि वो जो बोल रहा है वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है या नहीं। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बहुत सारे बहुत ही पॉपुलर चैनल्स विद thousands and sometimes multiples of thousands, a million subscribers, अभी अभी सेबी को पता लगा एंड देव गॉन आफ्टर, सारा न्यूज में है, देव गॉन आफ्टर देम, सेबी हैज गॉन आफ्टर देम एंड सेड मिसगाइड कर रहे थे ये लोगों को और गलत तरीके से फीस ले रहे थे, गलत तरीके से शेयर्स को खरीदवा रहे थे। तो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, एक बार उसके चैनल का नाम क्लिक करके उसके हैंडल पे जाके देखिए इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, ये है कौन। इफ ही इज अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर देन इट्स गुड, और अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट देन इट्स गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं सेबी इज मॉनिटरिंग हिम। बट अगर आप देखें कि कोई ऐसा है कि उसके सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स तो बहुत है, चाहे उसने पेड सब्सक्राइबर्स खरीदे हों या दिखाने के लिए जस्ट टू शो दैट आई एम क्रेडिबल, तो उसको आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज मोस्टली दीज आर वेरी अनरिलायबल और उनका अपना ही एक मोटिव होता है ये करने के लिए। अच्छा, शेयर्स पर वापस आते हैं, अच्छे और बुरे शेयर की पहचान कैसे होती है? फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके सो आपको किसी ना किसी एडवाइजर से ही बात करनी चाहिए, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जो ऑडियंस है दे आर यंग पीपल हु आर गेटिंग इनटू, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है। काफ़ी बार बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं लेकिन वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही होती हैं उस प्राइस पे वो अच्छी नहीं है। और बहुत सी कंपनियां जिनको मैं बोलूँगा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस कीमत पे ट्रेड कर रही है उस कीमत पे इसको लेना नहीं चाहिए। अगर मैं 2-3 एग्जांपल दूं विच आई एम अलाउड टू गिव, जोमैटो फॉर इंस्टेंस, अभी वो काफ़ी गिरा है तो लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, 250 रुपये का शेयर था 178 पे। जोमैटो की जो अर्निंग्स हैं, जिस जो उनका प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसी हिसाब से प्रॉफिट होता रहा और यहाँ से अगर 30-40% ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ता रहा, तो भी जिस कीमत पे आज ट्रेड कर रहा है इसको जस्टिफाई होने के लिए 100 साल लग जाएंगे। सो ये बहुत ही महंगा शेयर है, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, एवरीवन यूजेस इट। सो आई थिंक जो रिटेल है उसको यही कंफ्यूजन रहता है, वो देखते हैं ब्लिंकिट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जोमेटो का ही पार्ट है, इटर्नल के अंदर ब्लिंकिट भी आता है, जोमेटो भी आता है, जोमेटो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, शायद ही कोई हो जो जोमेटो से ऑर्डर ना करता हो या ब्लिंकिट से ना करता हो। मैं तो आई थिंक उनका सबसे बड़ा कस्टमर हूँ, मैं आई, बट एज अ स्टॉक जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है,
ना मैं खरीदूंगा और ना यहाँ से अगर आधा भी हो जाए तो भी मुझे अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत महंगा है इस कीमत पे। सो बिजनेस कंपनी का क्या है और जिस कीमत पे ट्रेड कर रही है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोग तो मैं यहाँ देखता हूँ ऐसे ऐसे बिजनेसेस खरीदते हैं जिनकी कीमत भी अच्छी नहीं है और बिजनेस भी अच्छे नहीं है, सिर्फ टिप्स पे। बट अदरवाइज काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो एज बिजनेस बहुत अच्छे हैं, बट उनका मल्टीपल वैल्यूएशन मल्टीपल बहुत महंगा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन योर ओन, थोड़ा सा पढ़ाई करनी चाहिए। एक या दो बेसिक बुक्स ऑन फाइनेंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है? इसका डेफिनेशन है, सेबी ने डिफाइन किया है इंडिया में। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहती हैं जो आपके इशूड शेयर है, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। एक कंपनी ने मान लीजिए 1,10,000 शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, और उसकी कीमत मार्केट में 100 रुपये चल रही है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1 लाख इंटू 100, ओके। 1 करोड़ रुपया। तो जो इंडिया में 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट ट्रेडिंग प्राइस, फर्स्ट 100 कंपनीज विच विल इंक्लूड योर HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, कोल इंडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, पहली से लेके 100 तक आर कॉल्ड लार्ज कैप्स ओके। डेफिनेशन वाइज। 100 से लेके 250th तक आर कॉल्ड मिड कैप्स। 100वीं कंपनी से लेके 250वीं कंपनी तक वो मिड कैप्स में गिनी जाती हैं। 250 से ऊपर जो होती हैं वो फिर स्मॉल कैप स्मॉल कैटेगरी कैप्स। में आ जाती है। ये सेबी की डेफिनेशन है। तो इट्स मार्केट कैप ड्रिवन द डेफिनेशन। सो मिड कैप्स हो गई 100 से 250th कंपनी तक। आई थिंक अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 50-60 हज़ार करोड़ तक की कंपनी के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मिड कैप कंपनीज होती हैं, और वो फिर जहाँ 250 का नंबर आ गया उसके नीचे वो स्मॉल कैप कंपनी शुरू हो जाती हैं। काफ़ी लोग इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इंडिया में अनगिनत कंपनियां नहीं है, अगर आपको रिसर्च ही करनी है तो आप अपने हाथों पे गिन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑन NSE इज 2620 और सो, जो कि एक्टिवली लिस्टेड है और ट्रेड कर रही हैं। तो कोई बहुत बड़ा यूनिवर्स नहीं है, अगर आप चाहो तो 2 साल में आप सबकी बैलेंस शीट भी पढ़ सकते हो। सो ये है मिड कैप और स्मॉल कैप का फर्क। तो किस कैप वाली कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको तीनों चूज करनी चाहिए। अब इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट लोग ये देते हैं दैट ओवर अ लॉन्गर पीरियड स्मॉल कैप्स टेंड टू आउट परफॉर्म मिड कैप्स एंड मिड कैप्स टेंड टू आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स। जो लार्ज कैप्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स बन चुकी है, अब सबको पता है कि कोई भी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, उसका प्रॉफिट 14-15% हर साल इसी हिसाब से बढ़ता है ऑन एवरेज। या इन्फोसिस है पिछले 10 साल में, अभी तो खैर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपिक एंड बिकॉज ऑफ AI उनको काफ़ी, खैर ये टेम्प्रेरी है, ये हो जाएगा ठीक है। उनका 16 से 18% हर साल बढ़ता है प्रॉफिट, तो यू कैन एज्यूम कि उनका रेट ऑफ रिटर्न भी अराउंड उतना ही होना चाहिए। सो बड़ी कंपनीज का एक इस्टेब्लिश प्रॉफिट है, वो 60% 70% के हिसाब से प्रॉफिट नहीं ग्रो करेगा। मिड कैप्स में वो पॉसिबिलिटी है, स्मॉल कैप्स में वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मिड कैप्स में से ही कुछ कंपनियां निकल के आती हैं जो कि टुमारोज लार्ज कैप्स, एंड स्मॉल कैप्स से निकल के आती हैं विच बी टुमारोज मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। तो रेट ऑफ ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज का अगर 18% ईयर ऑन ईयर है अगले 10 साल में या 15 साल में, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखो आप, तो उसका 17-18% अगर रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है एनुअलाइज्ड बेसिस पे पिछले 15 साल में, तो मिड कैप्स का अराउंड उससे थोड़ा कम आएगा और लार्ज कैप्स का उससे और कम आएगा, 10-12% के करीब आएगा। सो एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, फिर यंग और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कि लॉजिक एक हद तक ठीक भी है इफ़ यू कैन स्टमक द वॉलेटिलिटी, कि मार्केट बीच में अगर 30% 40% गिर जाए किसी दिन, वैसे इतना बहुत रेयर है गिरना, बट मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर सकते हैं। आपका टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख से गिर के या 20 लाख से गिर के 14 लाख या 10 लाख से गिर के 6 लाख हो सकता है। लार्ज कैप क्योंकि बढ़ते धीरे हैं तो गिरते भी कम है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करे और यंग है तो मिड एंड लार्ज कैप में उसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। समबडी हुज इन हिज 50s एंड 60s, जो रिटायरमेंट के आसपास हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, उनको लार्ज कैप में करना चाहिए। बट एक बहुत अच्छी कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में है फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप इन्वेस्ट करते हैं बराबर बराबर तीनों में, और फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं कि साइकिल के हिसाब से कौन से स्टॉक्स ज़्यादा चलेंगे।
तो आप फंड मैनेजर पे ही छोड़ना चाहें तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसमें आपको तीनों का एक्सपोजर मिल जाता है. बट इफ़ यू आर अ यंग इन्वेस्टर डूइंग SIPs, चूज एक्चुअली स्मॉल कैप से भी ज़्यादा चूज मिड कैप फंड्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, बिकॉज मिड कैप्स 8 में से 10 साल ऐसा देखा गया कि कभी भी रोलिंग बेसिस पे आप पिछले 8 साल की रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मिड कैप्स जनरली स्मॉल कैप्स को भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं इंडिया में. ओके, STT क्या है जिसकी बजट के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी? STT इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. सो कोई भी मार्केट में आप खरीद बेच करें, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में किसी स्टॉक का फ्यूचर हो या किसी स्टॉक का ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो या ट्रेड ऑप्शन हो, उस पर सरकार एक छोटा सा टैक्स लगाती है जो कि टोटल टर्नओवर के अमाउंट पे होता है. तो वो STT का अमाउंट थोड़ा सा सरकार ने बढ़ा दिया है, ओनली फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. Okay. अगेन FNO, अगर कोई कैश में खरीद रहा है, कोई स्टॉक खरीद के उसकी डिलीवरी लेके रख रहा है, उस पे STT को नहीं बदला गया है. सिर्फ डिस्करेज करने के लिए कि लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, उसका अमाउंट गवर्नमेंट ने थोड़ा बढ़ा दिया है. ऑप्शंस पे पहले सरकार 10 पैसे चार्ज करती थी, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम का वॉल्यूम बने, अब वो बढ़ा के 15 पैसा कर दिया है. और जो फ्यूचर्स पे 2 पैसा करती थी, उसको बढ़ा के 5 पैसा कर दिया है. तो उसका तो ये बेसिकली और डिस्करेज होना चाहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को, क्योंकि पहले ही 10 में से 9 लोग प्रॉफिट नहीं बनाते. अगर बना भी लें और ना भी बनाए, लॉस भी हो, तो ये तो देना ही पड़ेगा. अच्छा. सो वो एक चेंज आया है, बट दिस इज रेलेवेंट ओनली टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO. और मैं वैसे ही सबको डिस्करेज करता हूँ, अगर ये सारा हट जाए, STT अमाउंट हो ही ना, तो भी इससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज यू विल इवेंचुअली लूज मनी. ग्लोबल सिनेरियोज कैसे स्टॉक मार्केट को तय करते हैं? See, global scenarios is a very wide word. Global scenarios are also domestic scenarios mostly. क्योंकि हमारी मार्केट भी ग्लोबल इवेंट्स पे काफ़ी डिपेंड करती है, बट ग्लोबल इवेंट्स होते रहते हैं ओवर अ लॉन्गर टर्म. बहुत कुछ आया, बहुत कुछ चला गया, मार्केट्स का रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ 10-15 ईयर पीरियड वही रहता है. देर इज नथिंग विच इज अर्थ शैटरिंग, जिसकी वजह से हमने तो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल इवेंट देख लिया था जब कोविड हुआ था. उससे पहले उल्टा कोविड से ज़्यादा खराब जो बाजार में हाल हुआ था वो आज से करीब 18-20 साल पहले 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जब लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राई अप हो गया था, तब हुआ था. उसके बाद से ही शायद US ने ग्लोबली जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज किया था और बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया था. सो ग्लोबल इवेंट्स को आपको बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो इवेंट्स मैटर करते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, और जो प्रिडिक्टेबल है वो बाजार पे मैटर नहीं करेंगे. तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट ये देख के नहीं करनी चाहिए कि ग्लोबली क्या होने वाला है, कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई या हो सकती है, या मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस हो गया, या डी डॉलराइजेशन की बात बहुत बढ़ गई. ये इवेंट्स जो है विच आर इन द नो, जिनका पता है, उनसे मार्केट पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं. बट अगेन कल को अगर कोई कोविड जैसा एपिडेमिक हिट करता है तो टेम्परेरीली प्राइसेस गिरेंगी, लेकिन वो रिकवर हो जाएंगी. बहुत से इवेंट आए और चले गए. ग्लोबल इवेंट्स और इवन डोमेस्टिक इवेंट्स आर नेवर ऑफ परमानेंट नेचर, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. ये मान के चलती है कि दुनिया चलती रहेगी. एज अ न्यू इन्वेस्टर मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कब खरीदना है, कब कौन सा शेयर बेचना है? और See, एज ए न्यू इन्वेस्टर और एज एन ओल्ड इन्वेस्टर, आपको ये डिसाइड करके चलना है कि मुझे हमेशा खरीदना है. अच्छा. और एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन प्राइस, आपका एक फिक्स्ड अमाउंट है जिससे आपको वो खरीदते रहना चाहिए. जहां तक सवाल आता है कब बेचना है, सो इसका मैं जो रूल देता हूं सबको, बिकॉज बेचने का डिसीजन ज्यादा मुश्किल है. खरीदना तो आसान है, आपके अकाउंट में पैसा है, आपने बटन दबाया, आपने खरीद लिया. अब वो बेचना कब है, वहां पे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है. आई थिंक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है अमंगस्ट नॉट जस्ट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी, उनको भी, कि उसको बेच के करें क्या. अगर पैसे की जरूरत नहीं है, अगर किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे की पढ़ाई है, शादी करनी है, तब तो पैसा निकाल के आपका कंज्यूम हो जाएगा. अदर देन दैट आप उसको बेच के कहाँ लेके जाएंगे. तो एक रूल है जो एसेट डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, उसमें आपने मान लीजिए, मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा बात नहीं करता, आप फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए मान लीजिए. सो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा 60% पैसा इक्विटीज़ में, स्टॉक्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रहेगा,
और 40% पैसा फिक्स्ड इनकम में रहेगा। आप हर साल 31 दिसंबर को या हर 3 साल बाद उसको रीबैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक साल मान लीजिए इक्विटी मार्केट बहुत तेज बढ़ा, 20% बढ़ गया, हम्म। तो वो 60% बढ़ के आपका 72% हो जाएगा। 20% बढ़ा, 60 रुपए से बढ़ के 72 रुपया हो गया। और वो 40 रुपया फिक्स इनकम है, वो तो 6 रुपया ही बढ़ेगा, तो 40 से बढ़ के 46। तो अब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्क्यूड हो गया, आपका करीब स्टॉक्स वाला पोर्शन जो 70% के आसपास हो गया और फिक्स इनकम वाला 30% के आसपास हो गया। तो ऐसे में आपको स्टॉक्स में से 10% बेच लेना चाहिए और उसको फिक्स्ड इनकम में डाल देना चाहिए, तो वो साल के एंड में वापस 60-40 का रेशियो मैच कर जाए। जिस साल मार्केट गिरे, अगर 60% आपका इक्विटीज में है और मान लीजिए उस साल मार्केट में बहुत खराब रहा, मार्केट 20% टूट गया, गिर गया, और आपका करीब 48 रुपये इक्विटीज में रह गया, तो उस साल आपको अपने फिक्स्ड इनकम में से डिप करके करीब 12% भर के इसको डाल देना चाहिए। आप इसी को रीबैलेंस करते रहेंगे, 70-80% ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी है। दे विल आउट परफॉर्म 90% ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, जो रोज रोज कुछ करने की कोशिश करें। सिर्फ डिसिप्लिन इतना सा फॉलो कर ले अगर, कि उसको रीबैलेंस करते रहे, तो काफ़ी है। तो वो जो आप बेचने की बात कर रहे हो, जस्ट रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कब बेचना है, कितना। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये होता है कि मेरे पास ये 12 स्टॉक हैं, इनमें से कौन कौन से बेचूं। मैं भी कई बार देखता हूँ कंसल्टेशन के लिए लोग मुझे भेजते हैं पोर्टफोलियो में, देखते हैं तो 12 के 12 स्टॉक्स अच्छे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो कि इनमें से कौन से बेच दूं, कौन से खरीद लूं। मैं कभी ये नहीं एडवाइस करता कि अच्छा ये 4 बेच लो या वो 4 खरीद लो। अगर आपको 20% पोर्टफोलियो बेचना है, आप 12 के 12 में से 20-20% बेच दो। आजकल तो सिंगल क्लिक और बटन से वो इक्वल एलोकेशन हो जाता है। आपको क्यों ही ज़रूरी है कि मैं HDFC पूरा बेच देता हूँ या और ये वाला पूरा खरीद लेता हूँ, ये वाला नया खरीद लेता हूँ। आप 20-20% बेचोगे, आपका इनफ पैसा रियलाइज हो जाएगा, उससे आप नया शेयर खरीदो या फिक्स्ड इनकम में डालो। तो ये है बात। अच्छा, न्यू इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बाय बाइंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज टू बिगिन विद। एक कोर पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे पहले शुरू करें। कोर पोर्टफोलियो इज जो पोर्टफोलियो आप 10 साल के लिए रखने वाले हैं, और उसमें कोर सेक्टर्स चूज करें। 6-7 ही कोर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो बहुत टाइम तक हैं। अब ये न्यू एज कंपनीज आती हैं, इनोवेशन थीम्स आती हैं, बट यू नो बैंकिंग, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो, FMCG, ये जो सेक्टर्स हैं 5, ये और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, बहुत साल हैं और बहुत साल रहेंगे। तो इनमें से अगर आप टॉप 3 ऑफ ईच सेक्टर में से 2-2 स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डाल लें, यू विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग टर्म। सबसे पहले तो ये कोर विच इज द बैकबोन ऑफ योर पोर्टफोलियो, इसको बनाएं, यहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद देखो कि कौन सा स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप में नया है जो बहुत 20% उसमें रखो, तो 80% इन योर कोर पोर्टफोलियो, 20% इन योर जिसको बोलते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो। थोड़े टाइम के लिए आप ले रहे हो, या आप इस होप में ले रहे हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा आगे जाके। सो फर्स्ट यू मेक योर कोर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, कब पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो ना धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा है, डिग्रेड होने लगा है? खराब होने लगा है? अगर आपका पोर्टफोलियो मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है ओवर लॉन्ग इनफ पीरियड, साल भर 1.5 साल से आपका पोर्टफोलियो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कौन सी मार्केट? अगर आपका पोर्टफोलियो लार्जली मिड कैप है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं लार्ज कैप से, तो आपको लगेगा कि वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आपको अपना पोर्टफोलियो का बेंचमार्क वही रखना चाहिए जैसा आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन है। अगर आपने सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स लिए तो आप देखिए कि मिड कैप इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल 2025 में लार्ज कैप विच इज निफ्टी 50 10% ऊपर था, बट मिड कैप आई थिंक 10%, मेरे को एग्जैक्टली नहीं यार, 10% के करीब नीचे था। तो आपका नेचुरली मिड कैप पोर्टफोलियो भी 10% टूटना चाहिए था अगर आपने सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स लिए हुए हैं। तो अगर उतना ही टूटा है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो फिर यू शुड री लुक एट योर पोर्टफोलियो। एक और मार्केट है एग्री मार्केट, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एग्री मार्केट वो कमोडिटी मार्केट है सर। ओके। उसमें डिलीवरी बेस्ड काम नहीं होता। चाहे आई थिंक आप NCDX की बात कर रहे हैं, उसमें डिलीवरी बेस्ड काम नहीं होता, तो उसमें सिर्फ फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप उसमें डिलीवरी लेके नहीं रख सकते। हाँ, काफ़ी लोग जो एक्चुअल एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं या जो एक्चुअल उन चीज़ों में काम करते हैं, वो उसकी डिलीवरी लेके वाकई गोदाम में रख सकते हैं। सिमिलर लाइक गोल्ड, 95% ऑफ गोल्ड इज एक्चुअली ओनली ट्रेडेड इन पेपर, उसकी डिलीवरी नहीं ली जाती। बहुत कम अमाउंट होता है, 3-4% जिसकी डिलीवरी ली जाती है।
अब ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज यू नो अगर कोई वीट एक्सपोर्टर है या कोई, तो वो तो एक्चुअल डिलीवरी लेके रखेगा, बट एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं, टॉप 5 कॉपर स्टॉक आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? टॉप 5 कॉपर स्टॉक्स। मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा। मैं आई मीन अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना ही होगा तो आई वुड कम अप विद कॉपर कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे हम्म। ऑफ इन्वेस्टिंग कि आप ये 5 कंपनी कॉपर की, आप अगर आप स्क्रीनर पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, कॉपर स्टॉक्स खोलें, ऊपर जो टॉप 5 खुलेंगे आप वही 5 ले सकते हैं, बट क्यों लेने हैं? यू नो दिस इज नॉट, अगर कॉपर ट्रेंड कर रहा है तो आप कॉपर के टॉप 5 स्टॉक्स ले लीजिए। आपको टॉप 5 स्टॉक्स अगर रेकमेंड करने हैं तो 5 अलग अलग सेक्टर के 5 अच्छे स्टॉक्स आपको हम्म। लेने चाहिए। दैट शुड बी योर अप्रोच इंस्टेड ऑफ बाइंग 5 कॉपर स्टॉक्स। सो यू नो मैंने अभी बात की थी 5 फंडामेंटल सेक्टर्स ऑफ द मार्केट की, जब मैंने बोला था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटो। अगर आपको 5 स्टॉक्स लेने हो तो यू नो यू बाय HDFC बैंक फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, देन यू बाय इन्फोसिस फ्रॉम IT, then you buy ITC or HUL from FMCG, हम्म। and you buy Tata Motors from Tata Motor passenger vehicle from ऑटो। automobile sector, and you know maybe something like a फार्मास्यूटिकल। Sun Pharma or Cipla हम्म। from pharmaceutical sector. So the top 2-3 stocks of each sector, that is what your approach should be, rather than concentrating everything के 5 स्टॉक इसी सेक्टर से मैंने ले लिए, वो अप्रोच ही गलत है। डिफेंस और एनर्जी में से आप कौन से स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, यही मैं अभी आपको कुछ टाइम पहले बोल रहा था। नो डाउट डिफेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर राइट नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग thousands of crores in the next 5 years, and strategic investment बढ़ रही है डिफेंस के स्टॉक्स में। और आने वाले टाइम, और ये बहुत ही established कंपनीज हैं, वेदर यू टॉक अबाउट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बट अभी ये जिन प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं ये बहुत खराब स्टॉक्स हैं। ये इन कीमतों पे नहीं ले सकते। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देखें तो आज की डेट में आई थिंक ये 53 या 54 का प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है जिस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हिस्टोरिकली 20-22 पे रहता था। अगर मैं इसको आप बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो हर साल इनकी कमाई 20 रुपए 25 रुपए पर शेयर होनी चाहिए, लेकिन आज मार्केट में मान के चल रहा है कि हर साल इनकी कमाई 50 रुपए से 55 रुपए हर शेयर होगी, जो कि होगी नहीं। इतनी ज्यादा कमाई नहीं बढ़ सकती। As a company, brilliant, but as a stock at this price, very expensive. It's the same thing as saying, you know, आप लीवाइस की जीन्स लेने गए और वो 5,000 रुपए की मिल रही है, तो आपने कहा कि हाँ इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन आप किसी और दिन लेने गए वो 15,000 की मिल रही है, तो आपको भी पता है बहुत महंगी है, जीन्स तो वही है और जीन्स बहुत अच्छी है लीवाइस की, लेकिन 15,000 पे आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कहीं और वो 5,000 की मिलती है और वो मिल भी जाएगी उतने की। किसी दिन अगर वो डिस्काउंट पे मिली, अगर मार्केट क्रैश करता है, करेक्ट करता है और वो ईयर एंड सेल होता है और यू नो 2,500-3,000 की मिलेगी, तो आपको पता है बहुत सस्ती मिल रही है तो अभी मैं ले लूँगी। सो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भी ये कोई कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे शेयर्स हैं बट बहुत महंगे हैं। एनर्जी सेक्टर में? सेम विद एनर्जी। एनर्जी इफ यू टॉक अबाउट, मेरा जो पसंदीदा स्पेस है एनर्जी में वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन। So energy is a very very vast sector. Energy will include your oil exploration companies like ONGC, and it would also include Coal India, which is a coal company. It would also include power generation companies, SJVN, NHPC, Tata Power. मेरा पूरे एनर्जी बास्केट में अभी जो फेवरेट है वो है पावर ट्रांसमिशन। सो पावर ग्रिड करके एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। वो मेरे को बहुत पसंद है बिकॉज पावर जनरेशन के, अगेन फॉर द सेम रीजन, पावर जनरेशन स्टॉक्स आर वेरी गुड। SJVN विच इज सतलुज जल विद्युत निगम, सरकारी कंपनी है जो पावर बनाती है। ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, रहेंगी अगले कई साल तक रहेंगी, कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन बहुत महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही है। पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन में बहुत पैसा आ गया तो स्टॉक्स ऊपर हो गए, ट्रांसमिशन की कंपनियां अभी भी सस्ती हैं। तो पावर ट्रांसमिशन एज अ सेक्टर, उसमें 2-3 ही कंपनी है। आई थिंक मेन तो मोनोपोली तो एक ही है, पावर ग्रिड। उसके सिवाय एक टोरेंट पावर है, एक अदानी ने अभी एंट्री की है, उनकी कंपनी है। बट पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस बहुत क्लीन है। जो आप सड़कों पे हाईवे के साथ साथ बिजली के पोल्स जिन पे तारें जा रही होती हैं, जो बिल्कुल हाईवे के साथ साथ लगे होते हैं, दे आर एक्चुअली हाईवेज ओनली, दे आर हाईवेज फॉर पावर। सो उनका काम ये होता है जहाँ पावर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से बिजली कोयल्स के थ्रू वो उठाते हैं, जिसको
अपग्रेड करते हैं और वो हाई ट्रांसमिशन लाइंस पे डालते हैं और फिर जहाँ पे उतारना होता है वहाँ कॉइल्स के थ्रू उतारते हैं। हम्म, और जहाँ पे उतरती है ये सिर्फ कंपनियों को, एंड यूज़र को और पावर जनरेशन कंपनीज को एक टैरिफ चार्ज करते हैं, जैसे हाईवे का टोल होता है, टू ट्रांसमिट द पावर। सो दे आर लाइक हाईवेज ऑफ पावर गोइंग, ब्यूटिफुल बिजनेस मॉडल्स। हम्म, और जैसे जैसे बिजली हर कोने में कंट्री के पहुंचाई जा रही है सरकार के द्वारा, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कुछ टाइम पहले कहा था कि वी आर गोइंग टू बी द डेटा सेंटर हब ऑफ द वर्ल्ड। और इस बजट में टैक्स भी कट के डेटा सेंटर्स, इसलिए क्योंकि बिजली की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो गई हमारे देश में, जो पहले एक टाइम पे सोचा भी नहीं जा सकता था। तो अब ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, एंड ये ट्रांसमिशन सेक्टर पे मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। सो हाँ, एनर्जी आपने पूछा, एनर्जी हम्म। इज माई प्रेफर्ड सेक्टर आउट ऑफ एनर्जी एंड द वन यू आस्क्ड अर्लियर, और एनर्जी के अंदर भी ट्रांसमिशन। ओके, सो ये था स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बारे में हमारा पूरा एक सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी लगी है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।